सबकी नजर है इस बात पर कि 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कौन बाजी मारने वाला है। उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा। जिन 3 लोकसभा सीटों के नतीजे आज आने वाले हैं उन्हें मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल प्रदेश की मंडी और दादरा और नगर हवेली की सीट शामिल है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस आगे चल रही है। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह 1300 वोटों से आगे चल रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल कांग्रेस उम्मीदवार राज नारायण सिंह से आगे चल रहे हैं। तीसरी सीट दादरा और नगर हवेली में फिलहाल शिवसेना आगे चल रही है। इन सब के बीच सवाल ये कि तीनों लोकसभा सीटों पर किसका कब्जा होगा। इसके अलावा 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के वोटों की गिनती भी जारी है। इनमें पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश की 3 और बिहार राजस्थान की 2-2, साथ ही हरियाणा की 1 विधानसभा सीटों समेत कुल 29 सीटें शामिल हैं। सवाल यह है कि किस सीट पर कमल खिलने वाला और किस सीट पर हाथ को जनता का साथ मिलेगा। तो 29 विधानसभा सीटों पर अब इंतजार है नतीजों का और उपचुनाव की मतगणना अभी जारी है। मुमकिन है कि 1-1.5 घंटे में पूरी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाए, लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि जिस बात पर निगाहें टिकी हुई हैं उनमें 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिसमें कौन बाजी मारेगा इस पर सबकी निगाहें हैं। लालू यादव की एंट्री ने बिहार विधानसभा उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। उपचुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव काफी उत्साहित हैं। दरअसल 6 साल बाद लालू यादव प्रचार के लिए उतरे थे। चुनाव के नतीजों पर लालू यादव ने क्या कहा, सुनिए। लेकर आपका क्या कहना है? तेजस्वी जी पहुंचे हुए हैं वहां पर दरभंगा। भाई को भेजे हैं वहाँ। और इसी के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत का दावा किया और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। रिजल्ट में आप देखिएगा कि भारी मतों से हम लोग जीतेंगे, लेकिन प्रशासन या कुछ लोग अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे तो हम यही हैं, इसलिए हम दरभंगा आए हैं और हमारी नज़र हर एक लोगों पर है। तो कोई भी गड़बड़ी होगी इस बार, धांधली गड़बड़ी और जनादेश का हरण और चोरी जनादेश की हम एकदम नहीं होने देंगे। हम लोग हैं और हमारी टीम लोग हैं कि हर एक लोगों पे नज़र रखे हुए हैं, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ कई मंत्री डेरा डाल के रखे हैं, उन पर भी हमारी नज़र है, सब लोगों पर नज़र है। वहीं बिहार सरकार में मंत्री रहे नंद किशोर यादव ने भी दोनों सीटों पर जीत का दावा किया है। देखिए, मुझे तो पूरा विश्वास है कि बिहार जनता विकास के साथ अपने को जोड़ेगी और विकास माने एनडीए सरकार में जनता जिसको वोट देगी वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन इन उपचुनावों के परिणाम से एनडीए सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो लोग सपना देख रहे हैं दिन में, वो सपना ही देखते रहेंगे। सीधे रुख कर लेते हैं बिहार से। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन जुड़ गए हैं। नंद किशोर जी को हम सुन रहे थे चंद्रमोहन, और हमने सुना तेजस्वी यादव को भी। जरा बताइए, उम्मीद और दावे किसके आगे बढ़ते हुए तेजी से नजर आ रहे हैं इन नतीजों में? बिल्कुल, देखिए 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें तारापुर में अभी आरजेडी आगे चल रही है 2250 वोट से, तो वहीं कुशेश्वर स्थान में 3300 वोट से जेडीयू आगे है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है और जब से ऐलान हुआ था उसके बाद से ही इस चुनाव को काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा था, क्योंकि साफ तौर पर एक तरफ आरजेडी अपना चुनाव प्रचार कर रही थी जिसमें तेजस्वी यादव लगातार गाँव-गाँव घूम रहे थे, तो वहीं जेडीयू और एनडीए के तमाम नेता वहाँ गाँव-गाँव तक जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पंचायत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बिहार में जो इन 2 सीटों पर चुनाव हुआ है, पहली बार देखने को मिला है जब लोग गांव-गांव और पंचायत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में कभी एक सीट पर आरजेडी तो दूसरे सीट पर जेडीयू आगे चल रही है। और अब इंतजार हो रहा है कि अब जब आगे का राउंड आएगा उस समय क्या होता है। और धीरे धीरे जो है आरजेडी के नेता अब लालू यादव से मिलने के लिए
पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले 2-3 विधायक पहुंचे थे और अभी शिवानंद तिवारी गेट पर पहुंचे हैं। यहाँ पर लालू यादव से मिलने के लिए जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम आपकी बात कराएं और यह जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या आशा और उम्मीद है। शिवानंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, काउंटिंग चल रहा है, क्या आशा और उम्मीद है? हम पतरा देखने वाले पंडित जी नहीं हैं कि हम आपको पतरा देख के बता दें कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अंतिम नतीजा आने दीजिए, उसके बाद जो है रिएक्शन दिया जाए। नहीं, लेकिन अभी तो जो चल रहा है उसमें आप एक पे आगे चल रहे हैं, तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी इंतज़ार करना होगा और जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आरजेडी के कई ऐसे नेता हैं वो अभी लालू यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं और कुछ देर पहले लालू यादव बाहर निकले थे, उसमें उन्होंने यह दावा किया कि वो दोनों सीट पर जीत हासिल करेंगे। शिवानंद कह रहे हैं कि पत्रा देखने वाले पंडित नहीं है वो, लेकिन जब चुनावों के दरमियान जब जनता से वोट मांगने जाते हैं तो दावे तो इसी तरह से किए जाते हैं जैसा लगता है कि पत्रा देखने वाले पंडित ही हैं। इधर बहरहाल हरियाणा के एलनाबाद सीट पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हुई है और एलनाबाद सीट के लिए सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में काउंटिंग हो रही है और आईएनएलडी के अभय चौटाला पहली राउंड के बाद करीब 500 वोटों से आगे चल रहे हैं। फिलहाल बीजेपी और जेजेपी की तरफ से गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा दूसरे नंबर पर हैं। हरियाणा के एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव में अभय चौटाला के खिलाफ बीजेपी जेजेपी से चुनाव मैदान में उतरे हैं गोविंद कांडा हमारे साथ मौजूद हैं। आज मतगणना की तारीख है, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, मुझे 7 तारीख से जब से मैंने पर्चा भरा और जब तक पोलिंग हुई है मुझे इतना मान सम्मान प्यार मिला इलाहाबाद में और मैं कहां से शुरू हुआ और आज बिल्कुल नाके पे हम आगे खड़े हैं और बहुत बढ़िया। कल जो अभी गिनती हो रही है आज बिल्कुल कमल खिलेगा, बहुत बड़ा कमल खिलेगा इलाहाबाद में। लोगों ने मुझे बहुत मान सम्मान प्यार दिया है और एक लोगों में बात थी कि 17 साल से हम विपक्ष में बैठे हैं, उस 17 साल से लोग जो पछता रहे थे अब सरकार के साथ आना चाहते हैं, सरकार के साथ साझा होना चाहते हैं और वो चाहते भी इलाहाबाद का हमारा विकास हो। तो ये इसके विकास के मुद्दे पे जो एक बड़ा नारा था वो विकास पे लोग आज मोहर लगाकर आज का जो रिजल्ट है एक बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है। तो नीरज का सीधे रुख कर लेते हैं। नीरज, जरा बताइए गहमा गहमी कैसी है काउंटिंग को लेकर और कितना वक्त लगेगा आने में नतीजों को? गोविंद कांडा ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में दावा किया कि बड़ा कमल खिलेगा, लेकिन कमल और आईएनएलडी के बीच फासला बढ़ता जा रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले आपने बताया कि पहले राउंड के बाद जो फर्क था 500 का वो बढ़कर दूसरे राउंड के बाद 2270 हो गया। आईएनएलडी के अभय चौटाला ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। एक बार आपको तस्वीरें दिखा दे मतगणना केंद्र की। अंदर में मतगणना लगातार जारी है। गोविंद कांडा अंदर मौजूद है, अभय चौटाला नहीं पहुंचे हैं, वो अपने आवास पे मौजूद है। कल देर शाम तक वो पैतृक आवास पे यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है वहां मौजूद थे। अभी वो सिरसा आ चुके हैं लेकिन काउंटिंग सेंटर पे नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब 5, 6, 7 राउंड हो जाएगा और नतीजा निर्णायक हो जाएगा तब वो यहाँ जरूर पहुंचेंगे अभय चौटाला। और अब इस बात की उम्मीद है 2 राउंड के बाद जिस तरह से फासला बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और आईएनएलडी के बीच में, उससे एक बात तो साफ है कि अभय चौटाला का जो दावा था 3 कृषि कानून पे जो उन्होंने इस्तीफा दिया था और दावा कर रहे थे कि उनकी जीत होगी, वो दावा कहीं ना कहीं पुख्ता होता दिख रहा है। लेकिन अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। दूसरी अहम बात की कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर कह सकते हैं, एलनाबाद सीट से बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो फर्क था दूसरे और तीसरे नंबर में, वो कांग्रेस ने कम किया है दूसरे राउंड की गिनती के बाद। दूसरे राउंड में पहले स्थान पे आईएनएलडी को वोट मिला, दूसरे राउंड की जो काउंटिंग हुई जितने मत गिने गए, लेकिन दूसरे पोजीशन पे कांग्रेस आई, बीजेपी तीसरा स्थान पे आ गई दूसरे राउंड की काउंटिंग में। तो अभी जो स्थिति अगर एलनाबाद की बात करें, अगर ओवरऑल बात करें पहले और दूसरे राउंड की, तो पहले नंबर पे आईएनएलडी, दूसरे नंबर पे बीजेपी, तीसरे नंबर पे कांग्रेस। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो फर्क था वो भी कम हुआ है। जी, आप बने रहेगा मेरे साथ। इधर पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। दिनहाटा, शांतिपुर, खड़दह और गोसावा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है और सभी सीटों पर बीजेपी और टीएमसी का सीधा मुकाबला है। सवाल यह है कि बंगाल में किसका खेला होगा। जीतने के दावे हर पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं लेकिन असल नतीजे कुछ समय में साफ होने वाले हैं। और फिलहाल बंगाल की 4 विधानसभा सीटों में टीएमसी आगे चल रही है। 2 सीटों पर तो टीएमसी 30,000 वोटों से आगे चल रही है। और इसी के साथ हम रुक कर लेते हैं आशिका का। आशिका, 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, पहले का जरा गणित बतलाइए, पहले क्या स्थितियां थी और ये जो 4 सीटें अब सीधे सीधे टीएमसी के पास जाती हुई नजर आ रही हैं, इसके मतलब क्या है बंगाल में?
4 में से 2 सीटों पर सबसे पहले प्रीति आपको बता दूं कि बढ़त जो है वो अब इतनी ज़्यादा हो गई है। सबसे पहले बात करें गोसाबा की, दक्षिण 24 परगना, जहां से जो विधायक या कैंडिडेट थे कोविड की वजह से उनकी मौत हो गई थी। सिटिंग विधायक वही थे जो कैंडिडेट थे टीएमसी की, उनकी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से अब उपचुनाव हो रहे हैं। वहां पर बढ़त लगभग 1 लाख की टीएमसी ले चुकी है। और उसके अलावा दिनहाटा, जहां पर नजर बनी हुई थी, निशित प्रामाणिक केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, वो वहां से लड़े थे, जीते थे। इस्तीफा देने के बाद वो सीट खाली हुई जहां से उदयन गुहा, जो कि टीएमसी के 2 बार के विधायक रहे, हालांकि इस चुनाव में निशित प्रामाणिक की जीत हुई थी जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां से 80,000 से ज्यादा की लीड टीएमसी ले चुकी है। और बाकी की दोनों सीटें, चाहे शांतिपुर हो चाहे खड़दा हो, दोनों जगहों से टीएमसी ने अच्छी बढ़त बना रखी है। तो ये जीत अपने आप में इसके क्या मायने हैं, ये भी देखना प्रीति बड़ी बात होगी, क्योंकि टीएमसी एक तरफ देश की राजनीति में खुद को उभारने की कोशिश कर रही है, दूसरे राज्यों में कदम रखने के साथ ही साथ टीएमसी खुद को प्रमुख विपक्षी दल देश का बता रही है। कांग्रेस की जगह उस भूमिका में खुद आने की कोशिश में है। ऐसे में उनकी जो प्रयास है उसको बल जरूर मिलता नजर आएगा। सबसे बड़ा ये मैंडेट है, ये तीसरी बार सरकार ममता बनर्जी की बनी है, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें इस बार उनकी पार्टी को जनता ने दी थी। और अब उसके बाद पिछले 3 जो 1 महीने पहले ठीक चुनाव और उपचुनाव हुए थे, उसमें सारे सीटों में जीत हुई थी टीएमसी की। अब ये जो 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं, इसमें साफ तौर पर जो फिलहाल लीड मिलती हुई टीएमसी को नजर आ रही है कि खेला होबे का नारा देने वाली ममता बनर्जी की तरफ से ये 4 सीटें साफ उनके पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं। जी। और इधर राजस्थान के वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा उपचुनाव परिणाम की उल्टी गिनती शुरू है। और इन दोनों उपचुनाव में राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। और धरियावद सीट पर कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस की कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है और साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव में उनके भविष्य पर भी इसका असर होने जा रहा है। और इस चुनाव में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि ये कई नेताओं के भविष्य की राजनीति को तय करेगा। इन चुनाव परिणामों की हार जीत से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इसका सियासी असर जरूर होगा। 100% वल्लभनगर और धरियावद दोनों जीतेंगे। सीताराम हमारे ऊपर कृपा करेंगे, माता सीता भी कृपा करेगी, भगवान राम कृपा करेंगे। मुझे भरोसा है कि सब लोगों ने मिलकर जो हमारी मदद की है उससे हमें आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि हमारी सोच, हमारी नीति और नीयत स्पष्ट है। प्रताप सिंह खाचरियावास को हम सुन रहे थे। भवानी, इनकी जो उम्मीद और इनकी जो लगातार नतीजों को लेकर आश्वस्त होना है, ये कितना बदलता हुआ दिख रहा है, जो जानकारियां आ रही हैं अभी नतीजों को लेकर? देखिए प्रीति, अभी तक के जो रुझान है वो ये कह रहे हैं कांग्रेस के लिए खुश होने की वजह हो सकती है, क्योंकि यह भले ही अभी तक शुरुआती रुझान हो, हालांकि दरियावद है जहां पर 10 राउंड की मतगणना हो चुकी है और कांग्रेस वहां पर 7,500 वोट से लीड कर रही है। 7,500 की बहुत बड़ी लीड होती है। वल्लभनगर और धरियावद दोनों जगह बीजेपी के लिए अभी तक के रुझानों में जोर का झटका है। तकरीबन दोनों जगह न केवल पीछे चल रही है, वल्लभनगर में 3रे नंबर पर बीजेपी चल रही है। बीजेपी के प्रवक्ता है निमिषा गौड़। निमिषा जी, क्या हो गया आपकी पार्टी तो जबरदस्त पिछड़ रही है। देखिए प्रीति जी, किसी भी तरह से हम इन रुझानों को परिणाम न माने, क्योंकि रुझान है, 10वें राउंड पे रुझान चल रहे हैं, परिणाम निश्चित तौर पे चौंकाने वाले होंगे। कैसे आएंगे? वल्लभनगर में 3रे नंबर पर चल रहे हैं आप। देखिए, राजस्थान की कांग्रेस सरकार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने वहां जाकर के वल्लभनगर या दरियाबाद प्रलोभन दिए, करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी, लुभाया। आपको लगता है जनता लुभाने में आ गई और इसलिए कांग्रेस को दोनों जगह वोट दे रही है? देखिए, जनता है ये सब जानती है कि बाकी के कार्यकाल में सरकार है, तो मैं तो ये कहूँगी हार में ना जीत में किंचित भयभीत नहीं मैं। कर्तव्य पथ पर ये भी मिला जो भी मिला। अच्छा, वो भी सही है, हार आपको स्वीकार है एक तरह से, अगर दोनों जगह हारते हैं। सबसे बड़ा सवाल है वल्लभनगर और धरियावद दोनों जगह पर
क्रूज ड्रग्स केस में सियासत लगातार गर्माती जा रही है और इन सब के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर जवाब दिया। कल देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है और इसी का जवाब देते हुए नवाब मलिक ने कहा कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं वो सबूतों के आधार पर लगाए हैं। किसी भी कार्रवाई करती है तो अपने पुख्ता प्रोग्राम पे करती है और किसी अधिकारी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना ये हमारा काम नहीं। ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई को तेज करना चाहिए, मांग हम जरूर कर रहे हैं। जिस तरीके से देवेंद्र जी लगातार एक बात कह रहे हैं कि निश्चित दिवाली के बाद बम फोड़ेंगे, तो एनसीपी नेता नवाब मलिक कह रहे हैं दिवाली का इंतजार आप क्यों कर रहे हैं, आप अभी बम फोड़िए जो भी आपके पास है। बात निकली है तो बहुत दूर तक चली जाएगी, मलिक साहब ध्यान में रखिए। बिल्कुल, जिस तरीके से आशीष शेलार कह रहे हैं कि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी और ख़ास करके ऐसे समय में जब लगातार ड्रग्स को लेकर के सियासी घमासान महाराष्ट्र में तेज हो गया है। जो क्रूज पार्टी थी, अब क्रूज पार्टी से इन्वेस्टिगेशन छोड़कर अब कहीं न कहीं सियासी इसमें दांव साधे जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं ड्रग्स को लेकर के। तो वानखेड़े पर जो मलिक ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों को लेकर उन्होंने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल भी उन्होंने इसी तरह के आरोप लगाए थे, उसमें फडणवीस का नाम लिया था। और वानखेड़े पर जो आरोप लगा रहे हैं उनमें वानखेड़े महंगे कपड़ों के शौकीन हैं। वानखेड़े के कपड़ों की कीमत 10 करोड़ के आसपास है। वानखेड़े 2 लाख के जूते पहनते हैं, 70,000 की शर्ट पहनते हैं, 50 लाख की घड़ी पहनते हैं और वानखेड़े ने फर्जीवाड़े का खेल रचा है, ये नवाब मलिक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। कल देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। ये कहना कि जिनके अपने घर शीशे के हों औरों पे पत्थर नहीं मारते, मेरे पास कोई शीशे का घर नहीं, ना मेरे पास कोई शीश महल है। और सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई से अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आज सुबह जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मुख्य तौर पर जिन बातों का जिक्र किया उसमें कहा कि मेरे अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं है, मेरे पास कोई शीशे का घर नहीं है, देवेंद्र फडणवीस के बम का इंतजार है जिसको उन्होंने कहा कि वो दिवाली के बाद फोड़ेंगे। और 15-15 करोड़ की पार्टी का आयोजक कौन है? मैंने कभी बदले की राजनीति नहीं की, इस पर रिएक्शन क्या आया है अब बीजेपी की तरफ से? देखिए, बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि अगर उनके पास कोई इस तरीके का सीसीटीवी था तो उन्होंने उस समय पुलिस को क्यों नहीं दिया। और मंत्री रहते हुए कई ऐसी चीजें हैं जो नवाब मलिक ने दबाए रखी हैं, छुपाए रखी हैं, तो नवाब मलिक का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। जिस तरीके से समीर वानखेड़े का भी नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि लगातार इस मामले में मंत्री झूठ बोल रहे हैं। नवाब मलिक के ऊपर बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने आरोप लगाया कि मंत्री झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस को लेकर के नवाब मलिक ने कहा कि उनके कोई सा कनेक्शन नहीं है, तो उस पर आशीष शेलार ने साफ कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन तो होगा और इसके लिए सारे डॉक्यूमेंट भी रखे जाएंगे। लेकिन साथ ही अभिषेक ये भी बताइएगा कि किस तरह से अभी हम आशीष शेलार को सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि ये तमाम जो ऑफिसर्स को लेकर कटघरे में खड़े करने का काम ये हमारा नहीं है, हम राजनीतिज्ञ हैं और हमें अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी ऑफिसर पर ये आरोप लगते हैं तो वाकई में सच्चाई सामने आना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा है। बिल्कुल, बीजेपी ने ये पहले दिन से क्लियर रखा है कि जो भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जिस पर आरोप लग रहे हैं उसको इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जाना चाहिए सामने। लेकिन
कुछ ऐसे तथ्य हैं, जैसे आज नवाब मलिक ने जब ये आरोप लगाया कि एक ऑफिसर 80,000 की शर्ट पहनता है, 2.5 लाख के जूते पहनता है, 1 लाख के पैंट पहनता है, तो आशीष शेलार ने और बीजेपी की तरफ से सवाल किया गया, अगर ये सारी चीज़ें उनको पता थी तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को क्यों नहीं दिया, क्यों छिपाए रखा। और ऐसे में कुछ ऐसे भी राज हैं लगातार जो नवाब मलिक के पास हैं, जिनको पता लगाया जाना जरूरी है। राज्य सरकार दोनों ही लोगों का, यानी जो इस पूरे मामले में जिन पर आरोप लगे हैं वो और नवाब मलिक, यानी समीर वानखेड़े और नवाब मलिक दोनों का ही नार्को टेस्ट करना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन मामला अब सियासी हो चुका है इस पूरे मामले में। मैं इस पर आपसे दोबारा जुड़ूंगी। इधर देवेंद्र फडणवीस के आरोपों का जवाब देने के बाद नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर फिर से गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े करोड़ों रुपए के कपड़े पहनते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि काफी समय से समीर वानखेड़े लोगों से उगाही कर रहे हैं। फर्जीवाड़े के खेल में कई लोग शामिल हैं, ये भी उन्होंने दावा किया। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1,500 रुपये से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपये की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? पतलून 1 लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। एक अपराइड अफसर, वे सारी तस्वीरें आप लोगों को दे दूंगा। अगर जिस तरह के कपड़े इन तमाम दिनों में उन्होंने पहने, उसकी कीमत ही 5-10 करोड़ रुपए की है। क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? कोई शर्ट दोबारा हमने पहनते नहीं देखा। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 2 लाख के हर दिन जूते पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 1 लाख रुपए की पतलून पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 70,000 के शर्ट पहने। हमें लगता है ईमानदारी का पैमाना इतना बढ़िया है, ऐसे ही सारे ईमानदार इस देश में हो जाए। हम कामना करते हैं कि ईमानदारों का जीवन शैली इसी तरह से बने। मैं फिर आज अपनी बात पे कायम हूँ कि समीर वानखेड़े ने हजारों करोड़ की वसूली की है, फर्जीवाड़ा किया है। जांच होनी चाहिए, कड़ियां जुड़ रही हैं, उगाही का मामला चल रहा है। जो जानकारी मुझे है कि वानखेड़े जब से इस डिपार्टमेंट में आया, उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ा की। उस प्राइवेट आर्मी में किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, फ्रेक्चर पटेल, आदिल उस्मानी, सैम डिसूजा, हीलू पठान, ये सारे लोग आपके प्राइवेट आर्मी के प्लेयर हैं। और प्राइवेट आर्मी इस शहर में धड़ल्ले से ड्रग का कारोबार भी करती है। छोटे छोटे मामले उजागर होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है, और धड़ल्ले से बड़े मामले इस शहर में चल रहे हैं। और मैंने लगातार कहा कि वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही हुई है। आर्यन खान के मामले में जो साली का बयान है कि 18 करोड़ की डील हुई थी, 8 करोड़ रुपया वानखेड़े के लिए मांगा गया था। सैम डिसूजा सामने आ गया है, वो कह रहा है कि इस तरह की डील थी। सैम डिसूजा भी इनके प्राइवेट आर्मी का ही प्लेयर है। इतने दिन से सैम डिसूजा का नाम चर्चा में है, वो कभी सामने नहीं आया। इसे भी सिखा के समझा कर भेजा गया, और वो कह रहा है कि एनसीबी के लोग उसमें नहीं थे। तो एनसीबी के कार्यालय में किरण गोसावी क्या कर रहा था? एनसीबी के डायरेक्टर के पीछे पोर्ट पे किरण गोसावी कैसे खड़ा था? और अगर ये बात कहीं से सामने आई है अभिषेक, तो इस बात का जवाब खुद समीर वानखेड़े को तथ्यों के साथ देना चाहिए कि 18 करोड़ की डील में उनका नाम कैसे शामिल हुआ।
बिल्कुल, कहीं न कहीं मामला बेहद संगीन है और खास करके ऐसे समय में जब केंद्रीय जांच एजेंसियों पे लगातार महाराष्ट्र सरकार आरोप लगा रही है और ऐसे में एक केंद्रीय जांच एजेंसी का जो जोनल अधिकारी होता है उसके ऊपर चाहे वो उनके कपड़े ड्रेसिंग पर पैसे को लेकर के आरोप हो या फिर जो 18 करोड़ की डील में 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े के लिए मांगने की बात हो, दोनों ही मामलों में निश्चित तौर पर एक मामला गंभीर है और शायद यही वजह है कि इसको लेकर के कुछ देर में समीर वानखेड़े की बहन एडवोकेट यास्मीन वानखेड़े वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगी और ये बताएंगे कि क्या आरोप नवाब मलिक ने लगाया और उस पर क्या सफाई परिवार की तरफ से दी गई। जी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। इधर नवाब मलिक के लगाए आरोपों के बाद समीर वानखेड़े ने भी जवाब दिया है उन्हें और इस मामले में समीर वानखेड़े ने न्यूज़ 18 से फोन पर बात की और अपने ऊपर लगाए सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। नवाब मलिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने तो नवाब मलिक और एनसीबी अधिकारियों के नार्को टेस्ट करवाने तक की मांग की है। बम तो फूटेगा ही और इसमें जो इंटरनेशनल हो ये क्रिमिनल्स की लिंक भी देवेंद्र जी दिवाली के बाद उजागर करेंगे। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, समीर वानखेड़े नामक अधिकारी हो या कोई भी अधिकारी हो, उस अधिकारी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हाँ जरूर ड्रग्स के खिलाफ इस देश में कड़ी कार्रवाई हो इसकी मांग भारतीय जनता पार्टी करती है। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए जानते हैं सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने कौन कौन से पड़ाव पार किए। अमूल का सफर दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ रहा है। 1994 में कामयाबी का एक और नया पड़ाव तब आया जब अमूल फेड डेयरी की स्थापना की गई। अमूल फेड डेयरी की स्थापना इसलिए की गई ताकि सदस्य संघों से अतिरिक्त दूध लेकर अमूल ब्रांड नेम से दूध से जुड़े विभिन्न प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें। इस तरह दूध और मक्खन के साथ ही दूध से बनने वाले दूसरे बहुत से प्रोडक्ट्स के बाजार में अमूल ने ठोस कदम पूरी तैयारी के साथ रखे।